हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर जीडीएस आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमारी एक सीरीज़ चल रही है जीडीएस टू एमटीएस जो 2026 का पेपर हुआ है। उसके जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए उनको हम सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके। तो आज हमारे सीरीज़ का जो सर्किल है वो कौन सा सर्किल है? उत्तराखंड सर्किल। तो उत्तराखंड सर्किल में जो क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के उनको आज सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंपल सा है, बोर्ड मास रूल से हमको इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब कैसे सोल्व करना है देखो, आप देखते जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ जहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा आप वहाँ देख लेना। बाकी तो मैक्सिमम तो सब सोल्व कर लेते हैं, कुछ एक दो जगह कन्फ्यूज़न रहता है तो वो मैं पॉइंट आउट भी करूँगा कहाँ हमको कन्फ्यूज़न रहेगा। ये अभी एज इट इज़ चल रहा है, हमको सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना रहता है, तो ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करें। अब इसमें देखो तीनों प्रकार के ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट भी है, मिडल ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मिडल ब्रैकेट, फिर हम बिग ब्रैकेट जो भी है। तो ये 1/3 हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये मिडल ब्रैकेट है, ये 15 + 12 माइनस। अब ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट भी यहाँ पे दो है, एक तो 9 + 6 माइनस ये अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट और है, तो 5 और 7 कितने हो जाएंगे अपने पास? 12 हो जाएंगे। फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये मिडल ब्रैकेट, फिर ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये 56 एज इट इज़ है हमारा। ये बिग ब्रैकेट है, 1/3 मल्टीप्लाई ये मिडल ब्रैकेट। ठीक है, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया माइनस। इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसके अंदर अब बोर्ड मास लगाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं। तो इस तरह के मैंने सोल्व करने के लिए आपको पहले भी जितना आपने यदि पहले वाले सर्कल वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो मैंने आपको उसमें बताया है कि इसमें इस तरह का जो भी आ जाए, यदि प्लस माइनस वाली संख्या आ जाए तो प्लस प्लस वालों को प्लस कर लो। यानी 9 और 6 दोनों का आगे प्लस है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 15। और माइनस वालों को प्लस कर लो तो माइनस वाला एक ही है, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा? 12। तो कितना बचेगा अपने पास? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। और ये माइनस ये वाला है ना, बाकी ये वाले जो संख्या से जो साइन आएगा वो अपने क्या आएगा, इसको हम ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। ये इस तरह से ब्रैकेट में रख दिया, ये तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि 9 और 6 15 हो गया। 15 बड़ी संख्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव आया। ये माइनस ये वाला है, फिर ये अपना मिडिल ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है। ये 56 हमारा एज इट इज़ है, डिवाइड 1/3 मल्टीप्लाई ये बिग ब्रैकेट है ना, ये मिडिल ब्रैकेट। अब देखो इसमें भी वापस वही संक्रिया आ गई, 15 + 12 - 3। ठीक है, तो प्लस प्लस वालों को प्लस कर लो, यानी 15 और प्लस कितना होगा? 27। इसमें से माइनस हो जाएंगे 3, तो कितने हो जाएंगे अपने पास? 24। ये वापस ब्रैकेट, तो ये 56 है, डिवाइड बाई। अब देखो अब ये बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ये सोल्व होगा तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 24, तो ये डिवाइड जाएगा, कितने टाइम जाएगा? ये 8 टाइम। तो ये आ गया। अब क्या हो गया? अब डिवाइड ही रह रहा है, तो 56 में किसका डिवाइड देना है? 8 का डिवाइड देना है, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 7। तो इस तरह से हमको करना रहता है। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट सोल्व करना रहता है। ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो संक्रिया है उनको सोल्व करना। ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है, दोनों ब्रैकेट के अंदर की बात। बाहर आप कुछ भी मत लगा देना ब्रैकेट के हिसाब से, अंदर जो संक्रिया है उनको आप कंप्लीट करनी है। ठीक है, जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी बोर्ड मास से रिलेटेड ही, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो 120 डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई में 2। अब यहाँ पे भी तीनों ब्रैकेट है, ये मिडल ब्रैकेट प्लस। पहले इसको सोल्व करेंगे हम स्मॉल ब्रैकेट को, तो 8 - 3 क्या हो जाएगा? +5। प्लस का ही आएगा क्योंकि 8 बड़ा है और 8 किसका है? प्लस का है। ये अपना मिडल ब्रैकेट है और ये बिग ब्रैकेट है, तो ये 120 डिवाइड बाय ये वापस बिग ब्रैकेट, ये 2 मल्टीप्लाई में इसको सोल्व करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट। तो ये 120 डिवाइड बाई ये कितना आ रहा है? 2 × 10 कितना आ रहा है? 20। ठीक है, अब क्या होगा? 120 में 20 का डिवाइड जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना है अपने पास? 6। तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 6। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि एक छात्र को परीक्षा में 40% अंक मिले। ये आपको पेपर में ये आया था 40%। ठीक है ना, बाकी एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो। और वह 20 अंकों से फेल हो गया। 40% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ समझ में आती है। उन्होंने आगे क्या दिया हमको कि यदि पासिंग जो मार्क्स है वो कितने? 35% है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है ये। ठीक है, क्योंकि आप 40% पर इसको फेल कर रहे हो, 35% पासिंग मार्क्स है, तो ये कैसे चलेगा? तो यहाँ पे अब आंसर सब सही कैसा आ सकता है? यदि यहाँ पे 30% हो। ठीक है, तो एक छात्र को परीक्षा में 30% अंक मिले और वह 20 अंकों के साथ क्या हो गया? फेल हो गया। 30% अंक मिलने पर वो कितने अंकों से फेल हो गया? मतलब 20 अंक और होते तो वो पास हो जाता। और पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग मार्क्स 35% है, तो कुल अंक कितने हैं? यानी टोटल जो अपना
क्या बोलते हैं इसको, टोटल मार्क्स कितने हैं, जिसमें से मतलब 100% मार्क्स कितने हैं टोटल, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखना आप कि टोटल 30% मार्क्स मिले, जिसमें वो कितने अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से, और पासिंग मार्क्स कितने थे, 35%, मतलब 30 और 35 कितने परसेंट का फ़र्क आया, ये 5% का फ़र्क आया। और यदि मार्क्स में देखा जाए तो कितना फ़र्क आया था, 20 मार्क्स का फ़र्क आया था, मतलब 5% किसके बराबर है, 20% के बराबर है। ठीक है ना, तो जो हमने मान लिया कि कोई भी टोटल जो पूर्णांक है वो कितने का, x का है, तो x का जो 5% है वो किसके बराबर आ रहा है, 20 नंबर के बराबर, 20 मार्क्स के बराबर। ठीक है, तो x का 5% को हम कैसे लिखते हैं, 5/100 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 20। ठीक है, ये 5 से 4 टाइम्स जाएगा और ये उधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400, यानी जो टोटल पूर्णांक है वो कितना है अपने पास, 400 मार्क्स है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन में अपने पेपर में 40% दिया हुआ था, बट 40% आप भी समझो, देखो 40% पे वो फेल हो रहा है, तो वैसे 35% पासिंग मार्क्स कैसे हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे 30% ही आएंगे, और ये आपके ऑप्शन में भी है 400। ठीक है, तो हमको बस इसका तरीका समझना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, परसेंटेज में 5% का डिफरेंस आ रहा है, और मार्क्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 मार्क्स का बस। तो मतलब कोई भी एक पूर्णांक है उसका 5% किसके बराबर आ रहा है, 20 मार्क्स के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से हमने उसकी x की वैल्यू निकाल ली, यानी जो टोटल पूर्णांक है वो कितना है अपने पास, 400 है। बस ये आपको समझना है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि ए है, एक व्यक्ति है ए, उसका जो वेतन है वो किस पे डिपेंड है, बी पे। कैसे कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, तो ए का वेतन किस पे डिपेंडेंट बता रखा है, बी पे। तो सिंपल सी बात है, जो ए का वेतन है वो क्या है, बी का कितना है, बी से 25% अधिक है, यानी बी का यदि हम 100% माने तो ए का वेतन कितना होगा, बी का 125%, यही होगा ना, बी का 100% है तो इसका 25% अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी का 125%। फिर आगे क्या बोल रहा है ये कि बी का वेतन सी के वेतन से 20% कम है। जो बी का वेतन है वो कितना है, सी के वेतन से 20% कम है। यदि सी का वेतन हम 100% माने तो बी का परसेंट कितना हो जाएगा, ये सी के वेतन का, ये सही लिख रहा हूँ क्या मैं, बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, कम है, 20% कम है, तो 100 में से 20 गए तो यानी ये कितना परसेंट रह जाएगा, सी का 80% रह जाएगा। ठीक है, यदि सी का वेतन हमको दे रखा है 50,000, सी का वेतन हमको क्या दे रखा है भैया, 50,000 दे रखा है। ठीक है, तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमको तीनों के वेतन फाइंड करने हैं। तो सी का तो हमारे पास आ ही गया, तो सी का 80% कितना हो जाएगा भैया, सी का 80% हो जाएगा, 20 से ये 20 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 40,000। ये किसका वेतन हुआ, ये अपना बी का वेतन आ गया भैया। तो बी का वेतन तो 40,000 आ गया। यदि बी का वेतन पता चल गया तो यहाँ से किसका वेतन पता चल जाएगा अपन को, ए का वेतन भी पता चल जाएगा, क्योंकि ए का वेतन क्या है भैया, बी के वेतन का 25% ज़्यादा है, यानी 125% है। ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये 125 × 4 कितना हो जाएगा अपने पास, हाँ 125 200, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 50,000। ये कितना आ जाएगा अपने पास, 50,000 आ जाएगा। मतलब ए का वेतन भी कितना है, 50,000, और सी का वेतन भी कितना है, 50,000। ठीक है, हमको पूछा भी यही कि तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत, सेम है दोनों। तो यदि सी का वेतन 100% माना हमने, तो ए का वेतन भी कितना हो जाएगा, 100%। तो ऑप्शन में दे रखा है कि ए सी के वेतन का कितना है, 100% है, मतलब सेम ही है, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हमको ये करना है। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बहुत ईजी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं कि ए एक काम को 12 दिनों में करता है। तो ये ए है, वो एक काम को कितने दिनों में करता है, तो 12 दिनों में करता है। ये डी यानी डेज है ना, और जो बी है वो हमारे उसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 18 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 36 आ जाएगा। तो 12 का डिवाइड 36 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। 18 का डिवाइड 36 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। इसका मतलब क्या, 36 जो एलसीएम लिया ये तो क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, टोटल वर्क। और ये जो आया 3 और 2, ये क्या होता है कि ए एक दिन में कितने यूनिट वर्क कर रहा है, 3 यूनिट, तभी तो वो टोटल 36 यूनिट वर्क करने में कितने दिन लगा रहा है, 12 दिन। ऐसे बी भी एक दिन में कितने यूनिट वर्क करता है, वो 2 यूनिट, तो वो भैया 36 यूनिट करने में कितने दिन लगा रहा है, 18 दिन। ठीक है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, मतलब दोनों यदि करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो जब इधर से हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इधर भी क्या वेरी करेंगे, हमारे एक दिन वाला काम, तो यानी 3 और 2 कितना हो गया, 5।
मतलब जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट वर्क करेंगे। सिंपल सी बात है, वो एक दिन में 3 कर रहा है, 2 कर रहे तो 5 हो गए। अब ये कह रहा है कि वो टोटल 36 यूनिट कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं तो 36 यूनिट कितने दिन में करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7.2 डेज। तो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा दोनों को मिलकर, 7.2 डेज। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है कि 12 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 जो पर्सन है वो एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं भैया, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन लगाते हैं वो, 18 दिन लगाते हैं भैया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब भी बहुत सारे पर्सन दे रखे हो और इस तरह से दे रखा हो, तो हमने पिछले वाले सर्किल में भी पढ़ा था, छत्तीसगढ़ सर्किल में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने 15,000 यूनिट निकाले थे। ठीक है, तो इस तरह में भी क्या करेंगे, हम टोटल यूनिट एज्यूम कर लेंगे और वो कितना करेंगे हम क्या कर लेंगे, हम 12 इंटू 18 कर लेंगे। ये कितना आएगा अपने पास कि 18 इंटू 2 36, 18 1 3 क्या हो जाएगा 21। तो टोटल यूनिट वर्क क्या हो गया अपने पास 216 यूनिट। ठीक है, ये क्या हमने टोटल वर्क एज्यूम कर लिया कि ये हमारा टोटल वर्क है, क्योंकि 12 आदमी 18 दिन में इतना कर रहे तो एक आदमी टोटल कितना करेगा, तो वही हमारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया यूनिट। तो टोटल वर्क हमको इस तरह से एज्यूम करना है। ये आ गया चीज़ समझ में आपको। अभी क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि काम शुरू होने के बाद, इन्होंने 12 आदमी ने काम शुरू किया 6 दिन बाद, 6 दिन पूरे होने के बाद। ठीक है ना, तो फर्स्ट 6 दिन की तो हम बात करते हैं पहले, तो उसके बाद आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट 6 डेज़, 6 दिन की यदि बात करें तो 6 दिन इन 12 आदमी ने काम किया, तो 6 दिन काम किया, मतलब मैं दिन को हमेशा ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इस कोष्टक में ना। ठीक है, ये अपने बॉक्स में बंद करके लिख रहा हूँ मैं स्क्वायर में, और फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने दिन कितने आदमी ने काम किया, 12 आदमी ने। तो कितना काम किया इन्होंने 48, 12 6 72, ये 72 यूनिट। तो इन्होंने कितना काम किया 72 यूनिट वर्क काम किया कितने दिनों में, 6 दिनों में। अब रिमेनिंग के काम कितना बचा, रिमेनिंग जो काम बचा वो कितना, टोटल कितना है 216 माइनस 72, तो ये कितना बचेगा अपने पास, ये 4 और ये 21 में से 7 गए तो कितना बचा अपने पास 14। तो अब जो रिमेनिंग वर्क बचा वो कितना बचा 144 यूनिट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, काम शुरू होने के 6 दिन के बाद 6 आदमी और शामिल हो गए। अब इसमें गए नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में तो जाते हैं, इसमें और 6 आदमी और शामिल हो गए। तो ये 12 आदमी में भैया 6 पर्सन और ऐड हो गए, तो कितने पर्सन हो गए टोटल, 18 पर्सन हो गए। ठीक है, सही बात है भाई 18 पर्सन हो गए। अब ये कह रहा है कि 18 शामिल हो गए, तो अब बचा हुआ काम कितने दिन में, बचा हुआ काम कितना है 144 यूनिट है। टोटल आदमी कितने हैं 18 पर्सन है, तो भैया डेज यानी टाइम कितना लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है 144 यूनिट, आदमी कितने हैं 18। तो ये डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, ये कितने टाइम जाएगा अपने पास, तो ये 18 6 ये कितने टाइम जा रहा है 8 टाइम, यानी टोटल कितना टाइम लगेगा। अब रिमेनिंग काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 8 डेज लगेंगे अपने। कितना टाइम लगेगा 8 डेज। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा। पहले हमको क्या करना है कि 12 आदमी है वो 18 दिन में किसी काम को कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब कोई बाहर जाता है या कोई शामिल होता है, हम क्या करते हैं कि एक टोटल वर्क निकाल लेते हैं, और हर क्वेश्चन में हमको टोटल वर्क तो लगभग निकालना ही है। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक आदमी का निकालेंगे यदि, तो 12 इंटू 18 करेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब ये फर्स्ट 6 दिन की बात कर रहा है, तो 6 दिन में 12 आदमियों ने कितना काम किया, तो 12 इंटू 6 कर दिया हमने, तो कितना हो गया 72 यूनिट वर्क हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा अपने पास 144 यूनिट। अब इन्होंने क्या किया 6 आदमी और बुला लिए, तो 6 आदमी बुला लिए तो टोटल 18 आदमी हो गए। टोटल वर्क कितना बचा हुआ है 144 यूनिट। तो टोटल वर्क में टोटल आदमियों का भाग दे दिया हमने, तो बचे जो आंसर आएगा वो हमारे क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे, कि वो इतने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा जो 7th क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो कितनी बढ़ गई, 25% बढ़ गई। हाँ 25% बढ़ गई साहब। मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम अभी E20 आया हुआ है एथेनॉल, अभी गडकरी साहब कह रहे हैं साहब और बढ़ाएंगे, अभी तो एथेनॉल की मात्रा और बढ़ाएंगे। गाड़ियों की हालत क्या हो रही है हम देख ही रहे हैं, मेरी बाइक भी एवरेज कम दे रही है, क्या करें देखो। लेकिन अभी क्वेश्चन करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति को बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, जो पेट्रोल की यदि हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल प्राइस वो क्या होती है, पहले 100 थी भैया, अब ये कितनी हो गई है 25% क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो देखो सिंपल सी बात है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है, अब वो कितनी हो गई है 125 हो गई है।
भी 25% इंक्रीज़ होने का मतलब यही है ना कि 125 हो गई है। ठीक है, इसमें मैं एक को फॉर्मूला भी बताऊंगा डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, और एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो दो पार्ट्स कर देते हैं इसके अपन, एक बार तो इसको फॉर्मूले से कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो एक व्यक्ति को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए कि पेट्रोल का उसका खर्च ना बढ़े, कि वो जितना खर्च करता है पेट्रोल पे उतना ही करे, उससे ज़्यादा नहीं करे, लेकिन उसको खपत कम करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है भाई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, तो जैसे वो हर महीने जितने का पेट्रोल भरा रहा है उतने का ही भराना चाहता है, तो उसको कम कंज्यूम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। तो बस, तो वो ये कह रहा है कि उसको खर्च नहीं बढ़े, उससे कितना पेट्रोल कम खर्च करना पड़ेगा। तो क्या करना है, उसको रिडक्शन करना है भैया। किसमें? उसको रिडक्शन किस में करना है? अपने खर्चे में रिडक्शन करना है, खपत में रिडक्शन करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है भैया, कितने प्रतिशत उसको अपने खर्चे में रिडक्शन करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि इंक्रीज़ परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस इंक्रीज़ परसेंटेज मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, इंक्रीज़ कितना हुआ? 25% इंक्रीज़ हुआ, और नीचे कितना आ जाएगा? 100 प्लस इंक्रीज़ कितना हुआ? 25% मल्टीप्लाई में 100। ये कितना हो गया अपने पास? 25 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई 100। ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, ये कितने टाइम कैंसिल हो गया अपने पास? 20। यानी 20% उसके खपत में क्या करना पड़ेगा? उसको रिडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, सिंपल सा है, और इसमें आप आराम से इसका कितना परसेंट आपको खपत रिडक्शन करना पड़ेगा, कितनी खपत कम करनी पड़ेगी, वो आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, समझे ऐसे कि आप महीने का, माना कि 500 रुपये का पेट्रोल आपने फिक्स कर रखा है कि मैं 500 रुपये का पेट्रोल भराता हूँ। सिंपल सी बात है, आपने फिक्स कर रखा है कि मुझे इतना फील्ड में घूमना होता है, इतना है कि मेरे महीने का 500 रुपये जलता है। तो पहले 100 रुपये प्राइस थी, तो आपके 500 रुपये का पेट्रोल, 500 में कितना पेट्रोल आया अपने पास? 5 लीटर पेट्रोल आया। पहले प्राइस कितनी थी? 500 रुपये। ठीक है, तो टोटल हमको 500 रुपये ही निकालते थे हम पेट्रोल के लिए, तो 100 रुपये के हिसाब से हमको 5 लीटर पेट्रोल मिल जाता था पर मंथ। ठीक है, लेकिन अब वही 500 रुपये ही निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हम खपत नहीं बढ़ा रहे अपनी, मतलब पैसा की खर्च हमारा नहीं बढ़ा रहे, खर्च उतना का उतना ही रख रहे हैं। ठीक है, अब पेट्रोल कितने का हो गया हमारा पैस? 25% बढ़ के कितना हो गया? 125 का हो गया। तो अभी इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 4। यानी अब हमको जो पेट्रोल मिल रहा है वो उतने ही पैसों में कितना पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, तो 4 लीटर मिल रहा है। मतलब हमारी खपत कितनी कम हो गई? हमको कितनी खपत कम करनी पड़ेगी? 1 लीटर खपत कम करनी पड़ेगी, तभी तो वो कि वही 500 रुपये में हमारा गुजारा चलता रहेगा। बाकी जैसे हम खपत बढ़ाएंगे तो ये तो कितना हो जाएगा? 625, तो ये तो खपत बढ़ जाएगी अपनी, लेकिन हमको खपत वो की वही रखनी है, 500 रुपये ही रखनी है। तो मतलब खर्च वो का वही रखना है, तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी हमको? 1 लीटर कम करनी पड़ेगी। मतलब 1 लीटर खपत कम की हमने। हमेशा नीचे क्या आता है? जिसमें चेंज हो रहा होता है, या जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 5 लीटर। 5 लीटर से क्या हुआ? 4 लीटर हुआ ना, तो नीचे क्या आएगा? 5 लीटर। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? परसेंटेज निकालना है तो 100, तो ये क्या आ गया अपने पास? 20%। मतलब हमको क्या खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? 20% खपत कम करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो खर्चा रहेगा वो समान रहेगा, 500 का 500। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो, और आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? देखो, ट्रेन की लंबाई क्या है अपने पास? 240 मीटर। ठीक है, तो ये अपनी डिस्टेंस हो गई एक तरह से, कि 240 मीटर हमारी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1000 का क्या दे देंगे? डिवाइड दे देंगे, ये अपना किलोमीटर हो गया। ठीक है, स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन स्पीड है वो कितनी दे रखी है हमको? ट्रेन स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, ये हमको ट्रेन स्पीड दे रखी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो ट्रेन चल रही है, सिंपल सा हमको यदि ट्रेन की गति, ये ट्रेन की स्पीड, ये क्या है? लंबी ट्रेन से इनको नहीं, सॉरी, ये ट्रेन की स्पीड नहीं है, पर्सन की स्पीड है। जो पर्सन विपरीत दिशा में चल रहा है ना, ये पर्सन की स्पीड है। ठीक है, और एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। टाइम भी हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 सेकंड। ठीक है, इसको भी आप आवर में चेंज करेंगे तो किसका डिवाइड देंगे? 3600 का डिवाइड दे देंगे, ये किस में चेंज होगा? इस तरह से देखा जाए तो हमको डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो हम आराम से ट्रेन की स्पीड क्या फाइंड करना है हमको? ट्रेन की गति फाइंड करनी है। तो ट्रेन की स्पीड हम फाइंड कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये ट्रेन स्पीड कितना आएगा? ट्रेन स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन, ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही आएगा अपने पास। डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको? 240 डिवाइड बाई 1000
और मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में क्या आएगा, टाइम डिवाइड में है तो ये देखो डिवाइड में नहीं लिख के इसको मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा 3600 और ये डिवाइड में 10। इसको हम सोल्व कर लेते हैं भैया। ये 10 से ये 10 कैंसिल है, ये 20 से ये 20 कैंसिल है, ठीक है। तो अभी इसको अपन करेंगे तो कितना आएगा 24 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई 10। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसका ये कितना आएगा अपने पास, तो इसको आराम से सोल्व करते हैं हम। इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 36 का, तो अपने पास कितना आ रहा है अपने पास, ये 864 डिवाइड में क्या चल रहा है 10 चल रहा है, तो ये कितना बचेगा 86.4 किलोमीटर पर आवर। ये लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये अभी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि 240 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है, तो आंसर ये हो जाता है। लेकिन बीच में एक लाइन और दे दी इन्होंने यहाँ से कि ये 3 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में एक आदमी चल रहा है। अब थोड़ा सा आप भी इमेजिन करने की कोशिश करो, ट्रेन एक दिशा में चल रही है और आदमी उसके विपरीत दिशा में चल रहा है, तो ट्रेन और जल्दी क्रॉस करेगी ना उसको। एक तो उसकी ट्रेन की गति, ट्रेन की दिशा में आप चल रहे हो तो ट्रेन भी आपकी तरफ बढ़ रही है, आप भी उधर ही जा रहे हो, तो थोड़ा और फ़र्क पड़ जाएगा, ट्रेन को और ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रेन अलग दिशा में जा रही है, आप अलग दिशा में जा रहे हो, तो ट्रेन आपको जल्दी क्रॉस कर जाएगी, कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। और उसकी स्पीड क्या है पर्सन की 3 किलोमीटर, तो जो एग्जैक्ट जो ट्रेन की स्पीड आएगी वो कितना आएगा अपने 86.4 माइनस 3 किलोमीटर माइनस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 83.4 किलोमीटर पर आवर। और ये यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं पर्सन, ध्यान रखना, पर्सन यदि सेम डायरेक्शन में जा रहा होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर, एक्यूरेट आंसर क्या आएगा हमारा 83.4 किलोमीटर पर आवर। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है पर वस्तु की वो क्या है भैया एक्स है स्टार्टिंग में, जिसमें वो दुकानदार खरीद के लाता है, ठीक है। अब वो उसको बेच रहा है, यानी जो उसकी सेलिंग प्राइस है SP वो कितनी है भैया, इसने क्या बोला 20% लाभ पर, तो ये 100% हो गया, तो ये कितना हो जाएगा इसका 120% हो जाएगा। तो ये टोटल का कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, क्योंकि हमने 20% क्या कर दिया उसमें ऐड कर दिया। यदि वह उसे 10, यदि यहाँ तक तो भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता है, ये अब एक अलग कंडीशन और दे दी कि ये दुकानदार एक लाइन तो एक कंडीशन तो ये दे दी हम कि दुकानदार उसको X में ख़रीद रहा है और उसको X का 120% यानी 20% प्रॉफिट पे उसको सेल कर रहा है। यहाँ तक एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एक और इसने एजम्पशन लगा दिया। क्या एजम्पशन लगाया कि यदि वह उसे 10% कम में खरीदता है, कि जो दुकानदार के लिए बोल रहा है कि इसने X में तो ख़रीदा, लेकिन थोड़ा सा एज्यूम करो आप कि यदि वह उससे 10% कम में ख़रीदता है, तो माना कि उसने पहले 100% में ख़रीदा था, उसकी वैल्यू क्या है 100%। अब आप एज्यूम करो कि वो 90% में ख़रीदता है उसको, तो मतलब जो ये सेकंड जो कंडीशन है, एजम्पशन जो हमको दे रखा है भैया, वो क्या दे रखा है कि वो कितने में ख़रीद रहा है, टोटल इसका x × 90, मतलब इसकी जो 90% की जो प्राइस है वो उसी में ख़रीदता है। ये इसकी क्या है CP है, ठीक है। यदि वह उसे 10% कम में ख़रीदता है, ठीक है, और 18 रुपये कम में बेचता है, जो अभी इसने इस वैल्यू में बेचा था इसने, ठीक है, बाकी चीज़ें वो क्यों ही चल रही है। तो इधर कॉस्ट प्राइस के लिए इसने क्या बोला, यदि X में तो खरीद रहा है एक्चुअल में, तो देखिए एज्यूम करो कि यदि X नहीं खरीदता, उससे 10% कम यानी उसका 90% में खरीदता, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस के लिए क्या कह रहा है ये, और 18 रुपये कम में बेचता, जैसे अभी ये कितने में बेच रहा है X × 120 डिवाइड बाई 100, ये टोटल वैल्यू में बेच रहा है, उससे 18 रुपये में कम में बेचता, -18। ये इसके बारे में बात की इसने कि 18 रुपये में कम में बेचता, तो लास्ट में जाके उसको क्या होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो उसको कितना लाभ होता, 30% का लाभ होता है। मतलब यदि वो 90% में ख़रीदता और इस वैल्यू में बेचता, तो उसको कितने का लाभ होता, उसको 30% का प्रॉफिट होता। क्या होता, उसको 30% का प्रॉफिट होता। तो ये कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है भैया, क्रय मूल्य मतलब हमको CP निकालना है, मतलब हमको X की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। सबसे पहले तो उसने क्या बोला कि जो वस्तु, वो जो दुकानदार है वो X में ख़रीदता है और वो उसका 20% प्रॉफिट कमाता है, यानी 120% में उसको सेल करता है। लेकिन इसने एजम्पशन क्या दे दिया, एजम्पशन ये दे दिया कि यदि वो 10% कम यानी लॉस पर खरीदता है, तो कितना हो गया, 90% ही रह गया, तो इस पर तो खरीदता और जिस रेट में ये बेच रहा है उसमें से 18 रुपये कम में बेचता, तो टोटल उसको कितना प्रॉफिट होता, 30% का प्रॉफिट होता। तो एक चीज़ आप मुझे बताओ, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यदि इस पूरी वैल्यू को मैं 100% मान लूँ,
तो इस पूरी वैल्यू का 100% समझना आप, ये पूरी वैल्यू को यदि मैं 100% मान लूँ, एक बार के लिए पूरी एक वैल्यू मान लूँ मैं, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी इस पूरी वैल्यू का? सिंपल सी बात बताओ, यदि इस पूरी वैल्यू को मैं क्या मान लूँ, 100% मान लूँ, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? सिंपल सी बात है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी? 130% हो जाएगी। बस यही चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी। यदि इस पूरी वैल्यू को मैं 100% मान लूँ तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 130% हो जाएगी। मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है? इस पूरी वैल्यू का क्या है? 130% है। बस ये स्टेप लगा दो आप, आपका थोड़ा सा स्पेस कम में कर लेंगे फिर भी हम, कि पूरी वैल्यू क्या है? x इंटू 90 डिवाइड बाई 100, इसका कितना? 130%। वो किसके बराबर आ रहा है? इस पूरी वैल्यू के बराबर आ रहा है। ये माइनस क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या आता है। इधर सोल्व करेंगे तो ये 2 0 से ये 1, ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया अपने पास? 9 इंटू 13, 117 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, आप आराम से समझ लेना, थोड़ा स्पेस कम है लेकिन हम कर लेंगे। अब ये देखो 100 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1800। और ये कितना हो जाएगा? 120x माइनस 1800, वो डिवाइड में क्या चल रहा है अपने? 100। ठीक है, ये 100 से ये 100 कैंसिल है। अब देखो ये 1800 को तो हम इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये 171x को इधर लेके आ जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। तो लास्ट में स्टेप क्या आ जाएगा अपने पास, कि ये 1800 तो इधर आ गया, प्लस का हो गया, ये 120x एज इट इज़ है, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 117x। तो ये 1800 है, ये अपने पास कितना बचा? 3x। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1800 डिवाइड बाई 3, यानी जो x की वैल्यू है वो कितने आ जाएगी अपने पास? 600। कितनी आ जाएगी? 600 आ जाएगी। मतलब जो उसका क्रय मूल्य था सिंपल में, जो कॉस्ट प्राइस थी, वो कितनी आ जाएगी अपने पास? 600 रुपये आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 600 रुपये। तो इस तरह से हमको इसको सोल्व करना था। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी है, कि 2000 रुपये पर 3 साल के लिए 5% वार्षिक दर, ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ये अपना क्या आ गया? टाइम आ गया, और ये 2000 रुपये क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो P कितना है अपने पास? 2000 है, R कितना है अपने पास? 5% है, T कितना है? 3 ईयर्स है, और डिवाइड बाई 100 है। ये 20 से 20 कैंसिल है, 5 3 15 मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 300। यानी जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा अपने पास? 300 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा पेपर था ये भी। तो आप इसको एक बार में समझ में नहीं आए तो एक बार रिवाइंड करके भी